This is the Amresh 12th, and chapter is 8A, atoms, and this is the part of the atomic physics, molecular physics and nuclear physics. ठीक है, इन तीनों ब्रांच का ये पार्ट है. And this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. And today I'll discuss the topic name is spectral series. And what is the Bohr's model of hydrogen atom? What is the de Broglie hypothesis? दीपांशु को और शिवेश को डी ब्रॉगली तो जिंदगी भर याद रहेगा, है ना शिवेश? यस सर. दिस इज द डी ब्रॉगली प्रिंसिपल. आप लोगों को भी याद रहेगा, बहुत इजी है खुशी. ठीक है, डी ब्रॉगली है. ठीक है, जैसे नहीं होता ब्रोंकली हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह ये ब्रॉगली है, ऐसे याद रखिएगा. ठीक है, तो देखो अभी स्पेक्ट्रल सीरीज किसको कहते हैं पहले समझिए. सपोज करो कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है. सपोज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. इस हाइड्रोजन गैस को ना मैं एक्साइटेड कर देता हूं. ये अभी जो है वो ग्राउंड स्टेट में है. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो तरह के स्टेट होते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है, वो चुपचाप शांत सा पड़ा रहता है, वो ग्राउंड स्टेट होता है. एक्साइटेड स्टेट जिसको वो कहते हैं जो लास्ट वाला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप करके चला जाता है, उसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. तो हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन गैस को एक्साइटेड कर दिया. तुमको सर कैसे किया आपने? हाइड्रोजन तो 1H1, 1H2, 1H3 तीन तरह के होते हैं. आप लोगों को ना इस टॉपिक में मेरा केमिस्ट्री का झलक दिखेगा, मैं केमिस्ट्री वो पढ़ाता था जो. ठीक है, अब मैं बताता हूं. 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. पहले वाले को प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्रेटियम कहते हैं. ये आप लोगों को पता है. आपको पता, तुम कहोगे सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है. तो सर इसमें इस वाले प्रोटियम में क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन होगा, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन होगा. क्योंकि प्रोटियम ही एक ऐसा एटम है, आइसोटोप है, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये बहुत लाइट भी होता है. ठीक है, सन जो है अपना प्रिमिटिव स्टेज में, जब सन बनना स्टार्ट हुआ था, आपको पता है रेड जेंट स्टेज के बाद जो है सन बना था. जो सन उस समय बना था उसमें उसके पास प्रोटियम ही बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो हल्का भी बहुत था लेकिन एनर्जी उसके पास बहुत ज्यादा थी, इसलिए सारे प्लेनेट को उसने घेर के अपने पास रखा हुआ है. ठीक है, तो ये प्रोटियम है. ड्यूटेरियम किसको कहते हैं बेटा? इसमें क्या होता है, 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है. 1H3 में क्या है? ठीक है, इसमें 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और देखो 3 - 1 2 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है. क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है. ये बताया था मैंने. अगर ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाए, जा सकता है. अगर मैंने एक्साइटेड कर दिया, इसको एनर्जी दे दिया, ठीक है, या पॉइंट बीच में टूट गया दोनों का, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, किसी भी कंडीशन से जा सकता है. वो इलेक्ट्रॉन अगर अपना एटम ऑर्बिट छोड़ के चला गया, तब क्या होगा? ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा. ठीक है, अब अगर एक्साइटेड स्टेट अगर ये हो चुका है ना, तो ये एक्साइटेड स्टेट जैसे होगा, इससे बहुत सारा लाइट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और उस लाइट और एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म से होके पास करा देते हैं. वो जरूरी नहीं है कि ग्लास का प्रिज्म रहे, वो किसी भी तरह का प्रिज्म हो सकता है. सॉलिड प्रिज्म भी हो सकता है, लिक्विड प्रिज्म भी होता है, गैसेस प्रिज्म भी होता है. केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, बड़े क्लास में, अभी नहीं. तो जब उसको बेटा यहां से आप पास कराते हो ना, तो आपको ऐसे 5 कलर का नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता आपको. आपको इस तरह का दिखता है, इस तरह का शेप दिखता है. ठीक है, इस तरह का दिखता है, मतलब गोलू गोलू सा आपको दिखेगा, इस तरह से लंबू लंबू सा दिखेगा, इस तरह लंबा लंबा जो है. यहां तुम देखो ये वाला जो है, यहां पर देखो, एकदम थोड़ा गौर करके देखना बेटा, इस पार्ट को देखिएगा. मैं इसको इरेज कर दूंगा, इस पार्ट को देखिएगा. ये देखना, ये लाइंस दिखेंगे आपको. कुछ लाइंस आपको यहां दिखेगा, कुछ लाइन यहां दिखेगा, कुछ लाइन यहां दिखेगा, कुछ लाइन यहां दिखेगा, ऐसा दिखेगा. ठीक है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा. तो बेटा पहले वाले सीरीज का नाम जानते हो क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज. दूसरे वाले सीरीज में देखना कि ये फर्स्ट वाला में ना, जैसे यहां पे कुछ नहीं होगा, ये ब्लैंक है. देख लो, गौर करो जरा अच्छा से, थोड़ा छोटा है लेकिन गौर कीजिएगा. 1 से सेकेंड ऑर्बिट के बीच का जो स्पेस है ना, वो ब्लैंक है.
ठीक है, सेकंड से स्टार्ट होता है, मतलब 2 से स्टार्ट होता है बेटा, ऐसे सीरीज को बाल्मर सीरीज कहते हैं। याद रखने का तरीका, लाई मैन झूठा आदमी, लाई तो एक्चुअली में स्पेलिंग एल आई होता है, पर याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, लाई मैन मतलब झूठा आदमी, तो उसका सीरीज है लाइमन सीरीज। सेकंड वाला जानते हो बल्मर यार जिसको कहते हैं, तो बल्मर सीरीज वो सेकंड से स्टार्ट होता है। थर्ड वाला आदमी जो दूध बहुत पीता है, दूध जो है पास्चराइज बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है, तो पास्चर सीरीज, वो देखना 3 से स्टार्ट होगा, यहां से देखो स्टार्ट है। फोर्थ वाला लेकिन 3 से जाके इंफिनिटी तक जाता है, ये भी याद रखेगा। लाइमन जो है 1 से इंफिनिटी जाता है, बाल्मर जो है 2 से इंफिनिटी जाता है, पास्चर 3 से इंफिनिटी जाता है, और जो ब्रैकेट जो है वो 4 से इंफिनिटी जाता है। और फुंड देखो स्पेलिंग होता है पी, लेकिन पी साइलेंट होता है, इसको कहते हैं फुंड सीरीज। कुछ लोग इसको फंड बोलते हैं, पर फंड नहीं बोलना चाहिए, फुंड है ये, ठीक है। तो फंड सीरीज वो बेटा 5 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है। आपको इस तरह का सीरीज दिखेगा, और ये कलरफुल सीरीज होते हैं ये सब सारे, मैं फिर बताता हूं आपको, अलग अलग कलर दिखेंगे, ठीक है। कुछ बुक में लिखा हुआ था कलर नहीं, एक दिनेश पब्लिकेशन, नाम नहीं लेना, एक पब्लिकेशन है उसमें लिखा हुआ था कि ये जो है दिस व्हाइट लाइट कलर्स ऑब्टेंड। मैंने मेल किया था और बाद में उसने बोला, उसको ऑथर को मानना पड़ा, तो उसने कहा यस यस ऑब्वियसली देयर इज अ कलर सीरीज। मैंने कहा तुमको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ कलर कलर। मेल में मैंने पूरा झगड़ा किया था उसे, पूरा मेल में लिख के मैंने दिया था, मैंने डेफिनेटली सीरीज ऑफ कलर। क्यों कलर क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी जो है जब रेडिएट करता है वो सारे एनर्जी बैंड बनाते हैं, इसीलिए वो सारा कलर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को जब आप एक्साइटेड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 5 सीरीज मिलता है, 5 लाइट नहीं मिलते, कलर नहीं मिलता, 5 कलर मतलब 5 सीरीज मिलते हैं, और एक एक सीरीज में अलग अलग कलर होते हैं, और वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस 5 सीरीज को ही ना बेटा क्या कहते हैं पता है? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये सब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना सीरीज ये सब सारा सीरीज को डिटेक्ट किया था। तो इंग्लिश में मैंने लिखा है, सुनिएगा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैं भी पढ़ाऊंगा नहीं तुम लोगों को, मैं खुद ही सारा चीज बताता हूँ इस चैप्टर में। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द हाइड्रोजन गैस, hydrogen molecules would dissociate, giving the rise to the excited hydrogen atom that emit radiation of certain specified frequency while returning to its ground state. You know, there are 5 types of series: Lyman, Balmer, Paschen, and Freckett and Fund. अब तुम कहोगे सर व्हाट इज द, ये तुम लिखूंगा क्या? मैं पहले लिख लो आप लोग, स्पेक्ट्रल सीरीज, छोटा डेफिनेशन लिखाऊंगा, लिख लीजिए। ऑन पासिंग या व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ज्यादा समझ में आ रहा है बेटा? when passing electric discharge through hydrogen gas, hydrogen molecule excited and emit radiation which form 5 series which are called spectral series. सर हाँ बोलो बाबू। सर एक्साइटेड के बाद क्या है? Excited and emit radiation and Yes, sir. formed series. These series are called spectral series. These series are called, spectral series. First number Lyman, second one Balmer, third one Paschen, ब्रैकेट। कुछ बुक में ना डबल टी लिखा रहता है ब्रैकेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजों के नाम है भाई, ये लोग कुछ भी लगा देते हैं अपने से।
ठीक है, पर चलता है ब्रैकेट, एंड फोर्थ फिफ्थ वन इज द फुंड, PFUND। मेरे भी जो फ्रेंड है जोसेफ, मैं तो उसको भी बोलता रहता हूँ, तुम लोग तो अपने नेम, तुम्हारा नेम का कुछ मतलब ही नहीं होता, कभी कुछ लिख देते हो। कभी वो जोसेफ, पहले जोसेफ इस तरह लिखा करता था वो जोसेफ, और बाद में वो फिर लिखता है, एक दिन मुझे लिख रहा है कि सर मेरा नाम ये है। मैंने कहा तुम्हारा चेक बाउंस हो जाएगा ऐसे नाम लिख के दोगे तो। ठीक है, नाउ अब देखिए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाले सीरीज को अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसको लाइमन सीरीज कहते हैं, पता है। इसके बाद वाले को बाल्मर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये पास्चेन, ब्रैकेट और फुंड। इसमें कुछ कुछ गलतियां की है लड़कों ने, मैं बता देता हूं। तो पहले सबसे पहले लाइमन सीरीज के बारे में लिखिए आप लोग, ठीक है। लाइमन सीरीज लिखना नहीं है, कहानी नहीं लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। लिख लो लाइमन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू 1r इंटू 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट में मतलब किस ऑर्बिट में भी घूम रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। अब फर्स्ट के बाद सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी, इंफिनिटी में भी जा सकता है। अगर आपके पास ये हाइड्रोजन एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, ये और न्यूक्लियस ये वाला है जिसमें कि वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन है, वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बाबू इसमें चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जंप करके जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है। अब तुम मेरे से झगड़ा करो, बोलो सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। हाइड्रोजन का सर हम लोग जानते थे एक ही ऑर्बिट होता है, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहां से ऑर्बिट हमने ला दिया। मैंने पूछा था अपने टीचर को, मैं अपनी कॉलेज की बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटर कॉलेज में तो ये सब चीज पूछने का अधिकार ही नहीं था हम लोगों को, ठीक है। वहां तो वहां की संविधान तो अलग थी, पर यहाँ पे कॉलेज में जब मैं आया यहाँ मैंने बहुत कुछ पूछा। एक प्रोटॉन यहाँ रहता है, वन न्यूट्रॉन रहता है, वन इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट होता है, ये बात है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्बिट जो है ना, ऑर्बिट एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट होती है, वो 1000 से ज्यादा होते हैं, लाख ज्यादा होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब कितने भी एनर्जी स्टेट हो सकते हैं। हाँ हाँ, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, कभी कभी देखोगे, कभी कभी जब एक प्रोसेस पढ़ोगे तुम लोग, एक बुक आती है IL फेनार की बुक आती है, उसमें लिखा हुआ है कि जब अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी लूज करने लगता है, या न्यूक्लियस अपना एनर्जी लूज करता है, तो ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला जाता है। हाइड्रोजन में आपको पता होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन बहुत बार 0.57, 0.67, 0.797 उसमें भी घूमता है। इसलिए घूमता है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है और उसका न्यूक्लियस का एनर्जी थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो इसलिए अपने दिमाग में ये बिठा लीजिएगा कि बेटा अगर ये A1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, और सारे एटम के पास इन्फिनिटी ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। सोडियम अगर होता तो सोडियम में क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इसको 2,8,1 लिखते हैं, पता है आपको, 1s2 2s2 2p6 3s1 यही लिखते थे ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1 ऑर्बिट में, सेकेंड वाले में 6 हो गए, थर्ड वाले में 1 हो गए। और ऑर्बिट्स का नंबर इंफिनिटी होती है। आप लोगों को केमिस्ट्री के टीचर ने बताया होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट को K कहते हैं, सेकंड वाले को L, थर्ड वाले को M, उसके बाद N, उसके बाद कैपिटल O, फिर कैपिटल P और डॉट 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 लिखा होता है। हमारे पास एटम अभी उस तरह का नहीं है जिसके पास इंफिनिटी ऑर्बिट है, लेकिन हाँ ऑर्बिट्स कितने भी हो सकते हैं। और क्यों इसका नाम KLMNOP पड़ा है इसके बारे में भी बताया होगा, ठीक है। के जो है एक वर्ड होता है किलॉप्सी, उस वर्ड से लेके बना हुआ है। किलॉप्सी का मतलब होता है क्लोजेस्ट, इसीलिए। एल का मतलब होता है लॉजिकल, मतलब वो बीच बीच का लॉजिकल लाइंस होता था, ठीक है। पहले जो ये सब बड़ी हिस्ट्री है, ये सब कहानी है, छोड़ो सब, ठीक है। एम का मतलब होता है मॉडरेट, ठीक है, लॉजिकल मॉडरेट सीरीज कहलाता है, MNOP। इसी तरह के ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट या एक ऑर्बिटल होता है, आपको बताया गया होगा, इसको S कहते हैं, इसको 2 कहते हैं SP, और इसमें 3 होते हैं SPD, और इसमें 4 होते हैं SPD एंड F, ठीक है, बस 4 ही होते हैं, ठीक है। एस जो है, एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है पेक्युलर, डी का मतलब डिफ्यूज स्टेट, एफ का मतलब होता है फ्रेंसिको। इन सब वर्ड से मिलकर बना हुआ है।
आपको ये भी पता होगा एस ऑर्बिट जो होता है ये, इसका शेप स्फेरिकल होता है हमेशा, पी का शेप डंबल शेप्ड होता है, आपको बताया गया होगा इस तरह से। इसको कहते हैं पी एक्स, इस वाले को कहते हैं पी वाई, इस वाले को कहते हैं पी जेड। डी का जो है डंबल शेप्ड होता है इस तरह से, ये डंबल नहीं होता उठाने वाला हाथ जो उठाते हैं हम लोग, ये है ये वाला डंबल शेप्ड, ये हो गया। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसको डी एक्स वाई कहते हैं। इसी तरह डी वाई जेड होता है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। उसी तरह डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर होता है। ये सब सारे ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, लेकिन ये सब हमारे काम का नहीं है, सारे केमिस्ट्री के टीचर आपको पढ़ाएंगे। यहां जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहां हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लाइमन सीरीज जो है, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट से, देखिए ये न्यूक्लियस है, जिसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में यहां पे चक्कर लगा रहा है। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट या इन्फिनिटी में, तो उसके बाद जो सीरीज बनती है उसी को लाइमन सीरीज कहते हैं। तो लाइमन सीरीज 1/λ, इसी को वेव नंबर कहते हैं। मैं लिख देता हूं, सारा कुछ लिख देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब सारी बातें, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है मेरा, केमिस्ट्री का है। इसको वेव नंबर कहते हैं। आर को रीडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, रीडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैं आगे बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, पकोगे क्यों। और 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर वो इन्फिनिटी ऑर्बिट में जा सकता है। तो उसका वेवलेंथ जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये करने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना, अगर याद रहता है ठीक है, नहीं रहता है तो भी चलेगा, ठीक है। ये जेई के लेवल का क्वेश्चन है ये। तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ जब होगा, जब 1 से लेकर आप इन्फिनिटी में जा रहे हैं, उस समय जो वेवलेंथ होगी वो होगा 4/3r, और इसका मिनिमम वेवलेंथ जो होगा 1/r। तुम कहोगे ये याद नहीं रहता है सर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। मेरा बुक अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसमें देखोगे लिखा होगा n1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिटिंग स्टेज, ठीक है। बुक है भाई, उसमें थोड़ा ज्यादा लिखना ही पड़ता है, नोट्स में पॉइंटेड किया है आपको, और उसमें लिखा होगा n2 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिटिंग स्टेज, ठीक है, स्टेज आफ्टर द एक्साइटेशन, ये ऐसा ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब जान लीजिए, यहां जो हम लोग कहेंगे, तुमको अगर सर पेपर में आएगा मैं लिखूंगा क्या, तो आप ये लिखेंगे देयर आर द सीरीज, वो डेफिनेशन लिखेंगे, 5 टाइप के सीरीज होते हैं, लिखोगे फॉर लाइमन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 2 3 4, बस इतना लिखना है। बाल्मर सीरीज किसको कहते हैं, ठीक है। बाल्मर सीरीज ऐसा होता है जिसमें 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो n1 की वैल्यू 2 होती है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में रहता है। फिगर भी दिखला जी, मैंने दिखलाया था आपको, पाल्मर सीरीज में देखो फर्स्ट वाला खाली रहता है, सेकेंड से स्टार्ट होता है। ये वाला फिगर में इसलिए कलर, ये देखो एकदम बिल्कुल व्हाइट छोड़ा हुआ है, आप लोग घर में एकदम चेक करके अच्छे से देखिएगा आंख खोल के, ठीक है बेटा। यहाँ जो है n इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से नहीं, सेकेंड ऑर्बिट से जंप करके जाता है, इसका मतलब इसमें सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मैंने कहा था रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है 1096777 पर सेंटीमीटर। तो कॉपी में लिख लो आप लोग, बाल्मर सीरीज 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। क्लियर है। अब ये सब एक्स्ट्रा चीज है, घर में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि अगर इसमें जो है लैम्डा मैक्स कितना होगा, लैम्डा मीन कितना होगा, ये सब सारा चीज आप पढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर थर्ड वाला लिखिए पाश्चन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। मतलब 3 ऑर्बिट्स के बाद कहीं भी जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है, इन्फिनिटी में जा सकता है। तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसके बाद लिखिए ब्रैकेट, सेम यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख देंगे, 1/λ इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। मैं इस बार बहुत ठहर के पढ़ा रहा हूं,
लास्ट ईयर जानते हो इस टॉपिक को जब पढ़ाया था ना, एक दो बच्चे को तो बहुत समझ में आया, सबको समझ में सब आ रहा था। एक दो बच्चा बाद में फिर मुझे कंप्लेन किया था कि सर जानते हैं पढ़ तो सारा लिया पर लिखूंगा क्या पता ही नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है पीएचडी कर लिया मैंने, सब कुछ मुझे पता है, लेकिन लिखूंगा पेपर में क्या लिखूंगा। तो इसीलिए मैं ये चीज करा रहा हूँ आप लोगों को, पेपर में ऐसा ही लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। फुंड सीरीज को कैसे लिखेंगे, 1/λ इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। केमिस्ट्री में याद रखिएगा 1/λ को ही वेव नंबर कहा जाता है, ठीक है। उसमें कुछ बुक में देखेंगे, ठीक है, आरसी मुखर्जी में भी देखोगे 1/λ को लैम्डा डैश लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आरसी मुखर्जी आरसीएम में यही लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर प्रदीप में देखोगे तो न्यू बार लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। अब देखिए ये सीरीज को प्रॉपर देखो, ये फर्स्ट वाला देखो लाइमन सीरीज है, ये वाला गौर करो, ठीक है। देखिए यहाँ n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। श्रद्धा देख रहे हो, देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से, है ना, समझिए यहां तक। यस सर। ये जो है ये लाइमन सीरीज हुआ, ये 1 से जो स्टार्ट हो रहा है इस सीरीज को लाइमन सीरीज इस तरह का दिखेगा। अब बच्चे ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक ही कलर होता है कि आपने एक कलर से मिलकर बनाया है, ऐसा नहीं है बेटा, वो अलग अलग कलर का होता है। सेम कलर भी हो सकता है, अलग कलर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसकी लैम्डा की वैल्यू कहाँ किस से किस रेंज तक है, अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, ठीक है। खुशी बताओ ये बाल्मर सीरीज जो है वो कहां से स्टार्ट होगा और उसका सर 2। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सर 1/5 sorry, lambda is लैम्डा equals to r1/2 square minus 1/n n स्क्वायर, square। ठीक है, ये हुआ। और आर की वैल्यू पता ही है 109 677 109 677 पर सेंटीमीटर। अब थर्ड वन इज कॉल्ड पास चेन, देखिए n इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है, उसके बाद ब्रैकेट n इक्वल टू 4 और फिर फुंड ये n इज इक्वल टू 5 यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तुम पेपर में जब भी आएगा ना स्पेक्ट्रल सीरीज एटॉमिक सीरीज, तो वो पूरा डेफिनेशन लिखना, फिर लाइमन सीरीज सबका फॉर्मूला लिख देना और ये वाला फिगर बना देना, काम खत्म, नंबर आ जाएंगे। और ऐसे तो हम लोग जब प्रैक्टिस रिवीजन कराऊंगा ना उस समय तो आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, उसमें आंसर रहेगा कि कैसे कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये सब सारा घर में रीडिंग लगाने का है, मुझे इसमें कुछ नहीं बताना, पढ़ने का मन करे करो, नहीं पढ़ने का मन करे चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पढ़ के सुनाइए दीपांशु जी। Sir, evaluate the shortest and the longest wavelength corresponding to the following series of spectral lines. आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला देखो, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज के लिए पहले फॉर्मूला लिखोगे, लाइमन सीरीज क्या फॉर्मूला होता है बताइए दीपांशु जी। Sir, R bracket 1 स्क्वायर माइनस 1/n minus 1/n ठीक है। square. अब मुझे बताओ अगर हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर मुझे शॉर्टेस्ट चाहिए तो n की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n शुड बी मैक्सिमम, होना चाहिए या नहीं चाहिए बताओ मुझे। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये n की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। तो 1/λ मीन मतलब शॉर्टेस्ट के लिए r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। 1/∞ 0 होता है बेटा, तो 1 ये 0 हो गया तो कितना हो गया ये r, तो 1 मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, आंसर इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। अब इसी तरह पूछेगा कि इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या हाईएस्ट वेवलेंथ कुछ भी चलता है वेवलेंथ। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, n शुड बी स्मॉलेस्ट, शुड बी स्मॉलेस्ट। क्या हो रहा है यार,
जस्ट मिनट, हाँ, n शुड बी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो देखो 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 के बाद सबसे कम कौन सा होगा, 2, देन n इक्वल टू 2। फॉर्मूला लिखिए, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी r इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, r इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4, 4 माइनस 1 3/4, ठीक है। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, उल्टा जरूर कर देना, बहुत बच्चे ना यही करके छोड़ देते हैं आंसर। अब इसी तरह से सेम पास्ट चेन का भी उसी तरह बन जाएगा, ब्रैकेट का भी बन जाएगा, होगा या नहीं शिवेश, बताओ। यस सर, वेरी मतलब गुड, वो change हो जाएगा। और मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन एडवांस एक बार, मेंस दो बार आया है मेंस में ये क्वेश्चन। एक बार लाइमन पास्ट चेन ब्रैकेट पूछा था, एक बार पास्ट चेन ब्रैकेट फुंड पूछा था, ठीक है। इसके बाद नीट में 2 बार आया है, एक बार नीट में आया था, एक सीपीएमटी में आया हुआ है, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन। कहां टफ है बताओ। नेक्स्ट सेकंड 4th नंबर पढ़ के सुनाओ खुशी क्वेश्चन। A hydrogen atom on absorbing a photon gets excited to the n is equals to 4 levels from its ground level. What is the wavelength and frequency of the photon? ठीक है, अब देखो, अब हाइड्रोजन एटम ऑन एब्जॉर्बिंग अ फोटोन गेट्स एक्साइटेड टू द n इक्वल टू 4 लेवल फ्रॉम इट्स ग्राउंड लेवल, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। मेरे से झगड़ा करो, क्यों आपने 2 स्क्वायर क्यों लिख दिया, 1 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। मैं फिर बताता हूं, हाइड्रोजन एटम ऑन एब्जॉर्बिंग अ फोटोन, जब हाइड्रोजन एटम ना फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वो बाल्मर सीरीज में होता है। तुम कहोगे मुझे कैसे पता, सपने आएंगे क्या, ठीक है, पेपर में दिया रहेगा, पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्चुअल में किसी हाफ पार्ट का क्वेश्चन का पार्ट है, इसीलिए उसमें दिया रहेगा कि बाल्मर सीरीज का ये पार्ट है, इसीलिए फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर 16, एलसीएम निकाल लीजिए, 16 एलसीएम हो गया तो सेम 4 माइनस 1 3 अपॉन 16, 3r अपॉन 16, तो लैम्डा इज इक्वल टू 16 अपॉन 3r, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, c अपॉन लैम्डा, c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा क्या लिखेंगे 16 अपॉन 3r, ठीक है, तो लिख दोगे 3 3 जा 9r इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 16, आंसर। बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं पता है, ये 1 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, क्या कहते हैं कंपटीशन में ये 1 मार्क का आता है, सीबीएसई में 3 मार्क्स का आता है, सीबीएसई में 2 बार इसको पूछा गया है। हाँ, तो जब इसको आता है तो जानते हैं उसमें क्या किया जाएगा, बच्चे क्या करते हैं आर की वैल्यू पुट करने लगते हैं, बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना है। अरे भाई तुमको 3 नंबर मिलना है, 1 नंबर फॉर्मूला का होता है। जब मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा ना उसमें बताऊंगा, एनटीए जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिससे जो टेस्ट आप लोगों का लेता है, वो क्या करता है सबका नंबरिंग किया होता है, एक फॉर्मूला लिखोगे तो 1 नंबर, n इक्वल टू 4 बोलोगे और बाल्मर सीरीज लिखोगे तो उसके लिए 1 नंबर, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आंसर तक करोगे तो 1 नंबर, ठीक है, यही तक करना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ज्यादा हीरो बनते हैं, वो यहाँ पे भी आर का वैल्यू पुट करते हैं, बड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ भी आर पुट करते हैं, बड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, और बाद में उसके नंबर नहीं आते, या टाइम कम पड़ जाता है, और बोलते हैं सर टाइम नहीं मिला। अरे भैया बेकार का चीज करना ही नहीं था आपको, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला क्वेश्चन जब भी होगा आर का वैल्यू आर के फॉर्म में ही रहने देना है। यस, चलिए, तो अब ये सब सारी बातें आपको पता है। एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम को एल कहते हैं, इसको वी कहते हैं, इसको आर कहते हैं। कहाँ गया टॉपिक का नाम, नहीं लिखा है क्या मैंने, ओहो यहाँ छूट गया है, लिखिए टॉपिक का नाम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बी स्पेलिंग लिखता हूं BOHRS, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। श्रद्धा सोच रही है छुट्टी कब करेंगे, इन्होंने कहा था कि छुट्टी आज जल्दी कर देंगे पर छुट्टी कर नहीं रहे, ये वाला टॉपिक खत्म करा के कर दूंगा छुट्टी श्रद्धा।
देखिए बोर्स, सर नहीं, मुझे क्लास जाना है केमिस्ट्री के। अच्छा अच्छा, चलिए 2 या 3 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। अब यस देखते हैं हाइड्रोजन मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है वो समझिएगा। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि ऑर्बिट होता है, ये बताया था उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं पागल हो गया हूं। मैं फिर से बोलता हूँ, सुनना, फिर से ध्यान देना, सॉरी गलत बोला था मैंने। अब देखिए बोर्स हाइड्रोजन मॉडल या बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं इनको नहीं पता। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस में होते हैं, ये रदरफोर्ड ने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। और ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये उन्होंने नहीं बता पाया था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि न्यूक्लियस होता है जी, बस काम खत्म, और कुछ नहीं पता। पॉजिटिव चार्ज होता है ये बताया था उन्होंने, ऑर्बिट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बता पाया था, ठीक है। तब क्या हुआ, तब बोर आए थे, उन्होंने एक मॉडल दिया। उन्होंने क्या कहा कि देखो जो भी ऑर्बिट होगा ना, जो भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, मान लो प्रोटॉन बीच में है, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी बीच में होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रॉन भी बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस जो हैवी होता है, ये बोर ने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि एक ऑर्बिट होता है जो फिक्स्ड होता है हमेशा, ये भी सेकेंड ऑर्बिट होता है फिक्स्ड होता है, थर्ड ऑर्बिट होता है फिक्स्ड होता है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। एनर्जी फिक्स होती है का मतलब कि अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कभी घूमेगा ना तो उसको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल बताता हूं, अगर मुझे यहां से देहरादून जाना है, ठीक है, आराम से कार निकालेंगे, पेट्रोल भराएंगे, निकल के चले जाएंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए कि नहीं सर ऐसा कीजिए कि यहां से देहरादून रोड है ही नहीं रास्ते में और आपको जाना है, रोड पहले बनाइए और फिर जाइए, तब तुम्हें बहुत एनर्जी खर्च होगा, ठीक है। एक्चुअल में यहां जो ऑर्बिट होता है वो एक तरह का रोड बना हुआ है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन कोई जाता है ना उसको एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यही उन्होंने बताया था बोर्स ने, कि जब भी कोई ऑर्बिट होगा उसमें एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ये फर्स्ट। सेकेंड, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, उसका फॉर्मूला होता है एमवीआर। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h/2π होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे और उस कांस्टेंट का नाम होता है n, तो mvr इक्वल टू nh/2π होता है। और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर k ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी, l है तो n की वैल्यू 2 होगी, अगर m है तो n की वैल्यू 3 होगी, इस तरह से। तो 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहता है। और अगर एक स्टेट से दूसरे में जब जाता है तो यहाँ पे जितनी एनर्जी होती है, यहाँ जितनी होती है, तो उनको डिफरेंस कर देंगे। अगर इसकी एनर्जी E1 यहाँ है, इसका E2 है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। यही 3 लॉ उन्होंने दिया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ कि ऑर्बिट फिक्स्ड होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करने में एनर्जी खर्च नहीं होता। सेकेंड लॉ, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π होता है। थर्ड लॉ, एनर्जी का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सब सारी बातें कमिंग क्लास में मैं फिर से कराऊंगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। और कमिंग क्लास में अब सिर्फ हमारे पास बचेगा बोर्स रेडियस क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या है, और ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल क्या है, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। डी ब्रॉगली तो हम करा भी दिया है, फिर एक बार करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और न्यूमेरिकल साथ के साथ हम लोग करेंगे। क्लियर है? टिल देन बाय। और जिस बच्चे को जो डाउट है वो मेरे से भी पूछ लीजिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली। Same और to you, sir. आप जाके आप लोग सैटरडे और संडे खूब एंजॉय करो, कोई कुछ आप लोगों को नहीं बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाबू। नाउ दिस इज द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये होता क्या है पहले ये समझिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि रदरफोर्ड जो है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि न्यूक्लियस जो है होती है, और न्यूक्लियस में
पॉजिटिव चार्ज होता है, ये उन्होंने बताया था। इसके बाद वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, ये वो नहीं बता पाए, ठीक है। और वो ये भी नहीं बता पाए कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज, मान लो किसी ने कहा कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता है, अच्छा ठीक है रोटेट करता है, तो रोटेट करते करते तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था, क्योंकि जब भी कोई चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो नहीं बता पाए थे। तब बोर्स आए, बोर्स ने कहा कि भैया ऐसा है कि 3 पोस्टुलेट्स मैं दे रहा हूं, ये बोर्स ने कहा। फर्स्ट पोस्टुलेट्स उन्होंने क्या कहा, मतलब फर्स्ट पोस्टुलेट्स में ना फर्स्ट रूल उन्होंने ये कहा कि एटम्स हैव सम स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी स्टेट्स विच इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि एटम के पास एक स्पेशल एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है, where electron could orbit around the nucleus without the emitting radiation। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रोटेट कर रहा है तो कुछ भी एमिट नहीं करता है, ना एनर्जी एमिट करता है, ना चार्ज एमिट करता है, कुछ एमिट नहीं करता, उसको वो एनर्जी भी नहीं लगती है रोटेट होने में, वो सिर्फ उस ऑर्बिट में रहेगा, वो अपने आप रोटेट होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। तो एटम्स हैव सम स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी स्टेट्स which is called the stationary states or orbit where electron could round the nucleus without the emitting radiation। मतलब इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होती, मतलब एनर्जी का लूज नहीं होता, मतलब कोई भी रेडिएशन नहीं होती है और एनर्जी लूज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। अब अगर फर्स्ट पोस्टुलेट था तो उसमें हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में अगर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो रोटेट करने के बाद, ठीक है, वो ऑर्बिट जो है वो कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो भाई जितना एनर्जी स्टोर करके रखेगा उतना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, वो सर्कल पे मूव कर रहा है। तो उन्होंने फिर सेकेंड लॉ दिया था, ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/2 पाई, या यू कहो कि नंबर इंटीग्रल ऑफ h/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2 पाई। यहाँ L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। R क्या होता है, रेडियस। N क्या होता है, जो ऑर्बिट है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियस R इंटू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब R इंटू पी इज द एंगुलर मोमेंटम। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, और R, तो mvr इज इक्वल टू क्या हो गया, NH/2 पाई, NH/2 पाई। लिख लीजिए आप सेकेंड पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट Yes. क्या लिखोगे कि एटम्स हैव सम स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या बहुत बार ऐसे लिखा जाता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, Sir, बोलो। yes sir. So first postulate क्या है? लिख लीजिए, एटम्स हैव सम स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी स्टेट्स वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व
around the nucleus without emitting energy or radiation. Without emitting energy or radiation. Yes, sir. सेकेंड लॉ लिख लीजिए, ये फिगर और जरूर बना दीजिएगा, फिगर से और क्लियर हो जाएगा, ये वाला फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट, Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, angular momentum of electrons in orbit is number integral multiple of h upon 2 pi, बस इतना ही। Yes, sir. तो L is equal to NH upon 2 pi, which is Yes, sir. MVR is equal to NH upon 2 pi, ठीक है। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या है, रेडियस, N क्या है, ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को ही केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स समझना, अगर आपके पास ये फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर मैंने इसको यहां से यहां रिवॉल्व करा दिया, सेकेंड में ले गया, ठीक है, तो कितना एनर्जी हमें लगेगा। हमेशा याद रखना, जितना न्यूक्लियस के क्लोज होता है ना, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर यहां ज्यादा होती है तो यहां से यहां अगर जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगी, तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। वो करेगा या नहीं करेगा, कुछ बताओ। Yes, sir. Sir, नहीं समझा ये। देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, क्लियर है। Yes, sir. और सेकेंड ऑर्बिट में उससे कम, थर्ड ऑर्बिट में उससे कम, फोर्थ ऑर्बिट में उससे कम, और उससे कम होता चला जाता है, क्लियर। Yes, sir. अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी लूज होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले ज्यादा एनर्जी थी, बाद में कम एनर्जी वाला स्टेट में चला गया, तो एनर्जी लूज किया, Yes. तभी तो कम हुआ। Yes, sir. समझ गया। मान लो तुम्हारे पास पहले 50 जूल एनर्जी थी, और तुम ऐसे घर में Yes, sir. चले गए जहां 30 जूल एनर्जी है, ठीक है, तो तुम्हारी एनर्जी तो लूज हुई ना। Yes, sir. अगर आप समझ गया। 100 जूल एनर्जी में हाउस में चले जाते, तो वहां पे क्या होती, आपकी एनर्जी बढ़ती, Increase. इंक्रीज होती, ठीक है। आपको एमिट करने की जरूरत नहीं होती, एक्वायर करते हैं आप एनर्जी को, समझ रहे। तो एनर्जी यहाँ पे, Yes. अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, वो लूज करेगा। और वो जो एनर्जी लूज जो होगी, E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, E इनिशियल माइनस E फाइनल, होगा या नहीं होगा। Yes, sir. इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, और E आई इज इक्वल टू क्या होगा, H न्यू 1 माइनस H न्यू 2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं H इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू एनर्जी। तो लिख लीजिए, when electron is jumping from higher energy state to the lower energy states, then emit energy या radiate energy in the form of photon energy। तो डिटेल लिखाता हूं, अच्छा लिखाता हूं, लिखो, in form of photon energy, Yes, sir. which is the equal to the energy difference between the
टू एनर्जी स्टेट्स, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन गया तो उसने एनर्जी को एमिट किया, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है, रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ना, और वो एक फॉर्म माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो ये पूरे जगह पे एनर्जी देखो रेडिएशन के फॉर्म में होती है। देखो ये रेडिएशन फॉर्म बनाया मैंने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा जी, रेडिएट करेगा। यही कहने का मेन कंक्लूजन इज दैट। क्लियर? Yes, sir. न्यू टॉपिक लिखिए, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस, रेडियस का क्या डेफिनेशन होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर में रोटेट कर रहा है, इसी को रेडियस कहते हैं, सबको पता है। द रेडियस ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड बोर्स मॉडल, और विच इज कॉल्ड द बोर्स रेडियस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स, ठीक है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 होता है या नहीं होता है? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है बाबू, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, अंदर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, एक बाहर की तरफ फोर्स काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. बाहर की तरफ जो फोर्स काम करेगा उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकती हो, mv² अपॉन r। और इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, पहले समझना, यहाँ जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो E होता है, और चार्ज इन न्यूक्लियस जो होता है वो ZE होता है। मैंने बताया था, Z जो है नंबर और एटॉमिक नंबर कहते हैं, और E इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, एंड ईयर इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव नेचर का होता है, ये पॉजिटिव का होता है। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस नहीं किया मैंने। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? 1/4πε0, क्योंकि एक चार्ज फोर्स है ना, इसीलिए। अब दिस इंटू दिस Q1 इंटू Q2, तो ZE² अपॉन R²। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। फिर से समझिए अच्छा से कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो अंदर की तरफ फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू बाहर की तरफ फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 1/4πε0 ZE इंटू E अपॉन R²। बाहर की तरफ फोर्स काम करेगा mv² अपॉन r। तो अब ऐसा करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? r कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अगर हम लोग इस इक्वेशन से r निकाल लें तब r क्या होगा? या यू करो ये करो कि इस फॉर्मूले से mv से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। चलो इस फॉर्मूले से v निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू NH अपॉन 2πRm, और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m अपॉन r इंटू NH अपॉन 2πRm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन R²। यहां तक समझ आया? Yes, sir. पहले वाले क्वेश्चन से बाबू v निकाला मैंने और उसको सेकंड में डाल दिया, और कुछ नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा। अब देखो mr को लिख दीजिए n² h² अपॉन 2π² मतलब 4π² r² m² इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन R²। जो पहले कैंसिल है कैंसिल कराओ, R² और R² कैंसिल हो गया, m और स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए? r चाहिए। ठीक है, तो r इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इस साइड ले जाइए, बाकी सबको इधर लेते आओ। तो क्या लिखेंगे? n² h² अपॉन 4π² m, और ये r को उधर ले गए, सबको इधर लेते आए, तो इनटू
ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है, जेड ई स्क्वायर। कोई डाउट है तो बता दो मुझे। ठीक है, नो सर, दोनों समझ गया। से आर हमने अलग कर लिया, बस यही किया है। अब देखिए, स्क्वायर और पाई को कैंसिल कर दीजिए, 4 और 4 को कैंसिल कर दीजिए। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 को हमने कैंसिल कर दिया है ना, यस सर। पाई एम जेड ई स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये हमारे पास आ चुका है। अगर n इक्वल टू 1 है, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो तुम कहोगे क्या मुझे ये सारा याद रखना पड़ेगा? फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज याद रखिएगा कि एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और एम बी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों यस सर। r इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट। अब इसी से अगर हम लोग को v निकालना हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला में उसको डाल दो। देखो ये r यहां दिख रहा है ना, ये डाल दीजिएगा। तो उसने डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। अगर आपको v चाहिए तो v इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2NH अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमें लिख देना पड़ेगा। टॉपिक का नाम लिखो अब, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिट है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपको पता है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रिवॉल्व करता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उसके बाद। तो जितनी एनर्जी होगी उसी को हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, पढ़ के सुनाइए खुशी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स? The orbital energy of orbiting electron in the discrete energy levels in the Bose model is called as the energy of orbits. ठीक है, तो कहने का मतलब है जितनी एनर्जी कंटेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन का या सारे इलेक्ट्रॉन्स का इन ऑर्बिट, उसी को हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग रदरफोर्ड से के फॉर्मूला से पहले भी जान चुके हैं कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अब ये कहां से पता चला था? रदरफोर्ड वाला से जो हम लोगों ने किया था। अब ये आर का वैल्यू ये है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं लिखूंगा क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तब टी का वैल्यू क्या होगा पता है? अगर ये आर जो है यहाँ पे पुट कर दोगे, तो मैं ओवरऑल फाइनल लिख रहा हूं, माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक छोटा छोटा चीज ये है लिख देने की जरूरत होती है। अब इसमें सबकी वैल्यू डाल दो। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 4 पाई का वैल्यू पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, या n अगर नहीं पता है तो n का छोड़ देते हैं अभी। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जब सबकी वैल्यू आप डाल दोगे ना, तब फॉर्मूला क्या आएगा पता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। याद है बचपन में आप लोगों को ये 9th 10th में यही सब फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाता था कि किसी भी ऑर्बिट का जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे एन बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। देखो यहां देख रहे हो ना इसके साथ
एनर्जी के साथ इनवर्सली रिलेशन है, मतलब जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्बिट की होती है। उससे भी ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियस की होती है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा एनर्जी, उसका फर्स्ट ऑर्बिट की थोड़ी कम, सेकेंड ऑर्बिट की थोड़ी कम, थर्ड ऑर्बिट की और कम, फोर्थ ऑर्बिट की और कम। वाई? बिकॉज टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो कितना एनर्जी किसी भी ऑर्बिट का होगा डिपेंड्स ऑन वो ऑर्बिट कितना दूर है। तो दिस मीन्स T इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ पढ़ के सुनाइए जरा न्यूमेरिकल, पढ़ूं? A 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours in an orbit having a radius of 8,000 km. Assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to satellites just as it does to an electron in the hydrogen atom, find the quantum number of the orbit of the satellite. पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। ठीक है, और 10 kg सैटेलाइट्स जो जो गिवन है उसको लिखते चलिए। यहाँ पे मास कितना है? 10 kg है। ठीक है, ओवर 2 आर इन एन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस ऑफ 8,000 किलोमीटर। रेडियस की वैल्यू दी हुई है, मैं पहले फिगर समझा देता हूँ। और 10 kg सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ once every 2 hours in an orbit having a radius of 8,000 मीटर, 8,000 किलोमीटर सॉरी। तो आर की वैल्यू कितनी है? 8,000 किलोमीटर। मास कितना है? 10 kg। अर्थ once every 2 hours in an orbit having a radius of 8,000 kilometer. Assuming that Bohr's angular momentum postulates applied to the satellite just as to does to an electron in the hydrogen atom. इसको मान लो कि बोर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट्स इसमें लग रहा है। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो पहले देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है भाई? mvr इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बाबू? nh/2π हम लोगों ने डिस्कस किया। हमें क्या निकालना है? क्वांटम नंबर निकालना, हमने n निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mvr इंटू 2π/h। सबकी वैल्यू डाल दीजिए। 10 kg। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी हमें तो अभी पता ही नहीं है। r पता है 8,000। ठीक है, 2π का वैल्यू पता है 2 इंटू 3.14 अपॉन h का वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब v का कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी। ठीक है, तो पहली बात देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा जो है 2πr, और r की वैल्यू कितनी है? 8,000, और अपॉन टाइम कितना है? 2r। ठीक है, r है तो इसको मिनट सेकंड में चेंज कर दीजिए, 60 इंटू 60। ठीक है, तो v की जगह मैं लिख देता हूं 2π इंटू 8,000 अपॉन 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। पहली बात है, इतना नंबर बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए मैंने लिखा था। ठीक है, चलिए न्यू टॉपिक, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। इसका ड्रॉबैक्स क्या है? बोर्स मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स हैं? पहली बात जान लीजिए, बोर्स ने ये बता दिया कि भैया कि ये एक न्यूक्लियस के चारों साइड, देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है, इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, इन्होंने एक्चुअल में प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए बताया। एक्चुअल में ये इन्होंने हाइड्रोजन के लिए बताया था। ठीक है, इट कुड नॉट इलेबोरेट स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये और ज्यादा एटम के लिए बारे में नहीं बता पाते थे, एक्यूरेट नहीं बता पाते थे। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए अच्छा बताया इन्होंने। अगर जैसे जैसे यूरेनियम का बोल दूं या हाइड्रोजन मैंने लिथियम का बोलते हैं, बड़े लिथियम का भी बता दिया था, यूरेनियम हो गया, स्ट्रोंसियम हो गया, बड़े बड़े एटम का ये नहीं बता पा रहे थे। इसके बाद इन्होंने हाइजेनबर्ग एक प्रिंसिपल होता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू NH/2π। ठीक है,
इसको भी इन्होंने वायलेट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो, इनकी अच्छी अच्छी बातें ये थी कि इन्होंने ऑर्बिट के बारे में बता दिया, लेकिन इन्होंने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसको ये वायलेट कर दिया इन्होंने, ये एक्यूरेट नहीं बता पाए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को जस्टिफाई नहीं कर पाया इन्होंने। हाइड्रोजन एटम के लिए बहुत अच्छा बताया, पर दूसरे के लिए नहीं बता पा रहे थे वो। बहुत सारे, जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, हैवी न्यूक्लियाई का ये नहीं बता पा रहे थे, ये इसके ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए दीपांशु, एग्जांपल नंबर 6। So the energy gap between the two energy level is 2.3 electron volt. What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from higher to lower energy levels? अभी मैंने बताया था कि जब भी एक ये ऑर्बिट है, ये इसकी हायर एनर्जी लेवल होती है और इसके लोअर होती है, ये हायर होती है, लोअर होती है। जब हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एनर्जी चेंज करता है, ठीक है। तो कितना चेंज करता है, एनर्जी गैप दोनों के बीच में कितना है, चेंज इन एनर्जी कितना है भाई, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the atom makes a transition from higher energy to the lower energy? बहुत इजी है, डेल्टा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, H न्यू इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन H। अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -19, और H का जो वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। दोनों को कट कर दीजिए, पॉइंट पॉइंट कट, 3 जा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 23/66 इंटू 10 टू द पावर -34 को ऊपर ले जाइए, ठीक है। 14 - 9 5, ठीक है, 2 - 1 1, तो 23/66 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। चाहो तो इसको कर भी कर सकते हो और भी कैलकुलेट कर सकते हो, 23/66 कितना होता है, ठीक है, 0.34434। तो इसको ऐसा करते हैं 3.48 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट खुशी पढ़ के सुनाइए, एग्जांपल नंबर 7। Use the Bosch model to calculate electron speed in the n is equals to 1, 2, and 3 levels of the hydrogen atom. Second, Bohr's radius of orbit in each of these levels. पहली बात देखिए, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था E² अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। अब कह रहा है n इक्वल टू 1 के लिए निकालो, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा सारा, सबकी वैल्यू पता है, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पर -19, ठीक है। n की वैल्यू 1 हो गई, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पर -34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर। तो ये सब की वैल्यू पुट कर देना, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 3, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये सब सारे आपके, ठीक है। फिर कह रहा है बोर्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो रेडियस r इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m(e²), ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, खत्म। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दीपांशु, 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। So using Bohr's model, find the quantum number associated with Earth's revolution around the sun in an orbit of radius 5 into 10 to the power 11 meter, orbital speed of 3 into 10 to the power 4 meter per second, and mass of Earth equals to 6 into 10 to the power 24 बहुत kg. इजी, देखो ये ऑर्बिट है, ये क्या कहते हैं, ये
न्यूक्लियस है और इसके चारों साइड में ऑर्बिट है, तो क्या फॉर्मूला होता है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सबकी वैल्यू गिवन है, सिर्फ n आपको निकालना है। n इक्वल टू क्या हुआ, mvr इंटू 2 पाई अपॉन h। ये 12 के बच्चों को इस तरह का न्यूमेरिकल थोड़ी देना चाहिए, लेकिन फिर भी दिया जाता है एनसीईआरटी में और पेपर में भी यही आता है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। न्यू टॉपिक लिखिए, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, अलग अलग टॉपिक में हम लोगों ने बीच बीच में कर लिया है, लेकिन इसको डिटेल में थोड़ा सा कराता हूं मैं। लिखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। पहली बात है, ये वेव नेचर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये वेव नेचर को सेटिस्फाई करता है। ये जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं डी ब्रॉगली में, तो ये क्या कहता है कि लैम्डा इज वेवलेंथ इज h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। लिख लीजिए, wavelength of the radiation, wavelength of the radiation is inversely proportional to the momentum। ठीक है, फुल स्टॉप। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन p, उसी को हम लोग लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल p बोलते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहां तक तो लिख लिया आपने। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, इट डज नॉट होल्ड, इट डज नॉट होल्ड फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडी और पार्टिकल्स। ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए काम नहीं करता है, ये हमेशा माइक्रोस्कोपिक के लिए काम करता है। अगर एक फुटबॉल जो है उसका वेवलेंथ अगर आप देखोगे तो आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन वेवलेंथ उसका भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए नहीं आता। ये लाइन मैंने इसलिए लिखाया क्योंकि ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आया था कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किसके लिए काम करता है, माइक्रोस्कोपिक के लिए काम करता है या मैक्रोस्कोपिक के लिए या डुअल के लिए। बच्चे गलती मत करना, फिर से बता रहा हूं, ये मैक्रोस्कोपिक के लिए काम नहीं करता है, डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए काम करता है। नाउ डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, ये पेपर में क्वेश्चन आया है, लिख लीजिए आप लोग। डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। नाउ देखो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्टिकल वेव। क्यों? क्योंकि देखो ये सर्कल में मूव तो जरूर करता है, सर्कल में मूव करता है इस तरह से, लेकिन हम लोग कहेंगे पार्टिकल की तरह कैसे लगता है, ये तो पार्टिकल की तरह लगना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ऐसे वेव की तरह होता है। देख लो, ऐसा वेव की तरह होता है। अब इसका जो वेवलेंथ होगा यहां से यहां तक जो है उसको वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ओनली दोज वेव प्रोपेगेट, वही वेव आगे बढ़ता है जिसका सेंटर ये इस रेडियस पे होता है, इस रेडियस पे होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ओनली दोज वेव प्रोपेगेट एंड सर्वाइव which form nodes at the terminal point with the integer multiple of wavelength, मतलब यहां बीच में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा,
2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, पढ़ के सुनाइए खुशी। Electron orbiting in circular orbit can be considered as a particle wave. Only those waves propagate and survive which form nodes at terminal point with integer multiple of wavelength, thus covering the whole circumferential distance of circular orbit. 2 pi r is equals to n lambda. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू कभी भी इंटीजर छोड़ के कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 यही सब होना चाहिए। अगर तुमको कहोगे सर हाफ होगा तो इसका मतलब क्या है, ये वेव यहाँ से यहाँ तक वेव बनेगा ही नहीं, ये बीच में कहीं टूट जाएगा या बीच में कहीं टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा वो एक कंप्लीट वेव बनाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, ऑप्टिक्स में मैं जब करा रहा था आप लोगों को, तो याद है आप लोगों को इस तरह से मैंने कराया था, या ऐसा ऐसा फिगर है, और मैंने बोला था ये वाला लैम्डा है, यहां से यहाँ लैम्डा है, यहां से यहाँ लैम्डा है, तो 2n लैम्डा हो, पूरा n लैम्डा हो गया। तो मैंने बोला भी था कि टोटल डिस्टेंस जो है इसका 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा होता है, पाथ लेंथ इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होता है, मैंने बताया था, वो यहीं से आ गया था। तो पाथ लेंथ जो हम लोग डिस्कस करेंगे कितना होगा, तो वो क्या होगा, n इंटू लैम्डा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लिख लीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये फॉलो करता है, एज वेल एज mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। मेरी बात सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर किसी की खिंचाई करना हो ना तो खींच सकते हो आप लोग। तुम बोलोगे क्या, बताइए सेकंड पोस्टुलेट्स क्या होता है, सारे लोग यही बोलेंगे mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। उसको बोलो रुक जाओ, m तो ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं nth, मतलब जिस ऑर्बिट का आप निकाल रहे हो उसमें इसकी वेलोसिटी, आर भी क्या होगा n। अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो बाबू तो n इक्वल टू 1 आपको डालना है, पूरे में 1 डालना है, n 1 डलेगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए डाल रहे हैं तो सब उसकी वेलोसिटी भी अलग हो जाएगी, तो आप किसी की खिंचाई भी कर सकते हैं कि mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई नहीं होता, mvn rn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक एक ऑर्बिट की एक एक एनर्जी होती है, सभी का अलग अलग एनर्जी होता है। इसका मतलब सब क्वांटाइज्ड है, सबका एक फिक्स नंबर आता है, जब फिक्स नंबर आता है तो क्वांटाइज्ड है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इज द कॉज ऑफ द क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। इसका मतलब सबकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, एनर्जी देख के ही हम लोग बता पाते हैं कि वो किस नेचर का है। क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। एटम्स, ये जो यूनिट है, एटम जो चैप्टर है आपका, ये जो यूनिट है वो खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टर 8A जो है ये आपका फिनिश हो गया।